नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है कि स्टॉक में कोई क्लियर ट्रेंड देखने को नहीं मिला है, तो आगे जाकर हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है या फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फिलहाल स्टॉक में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगली हियरिंग से पहले अमेजॉन, रिलायंस इंडस्ट्री और फ्यूचर रिटेल को 15 दिन दिए थे एक सेटलमेंट करने के लिए। आपको तो पता ही है, एक लंबा चौड़ा इशू चल रहा है कि अमेजॉन फ्यूचर को टेक ओवर करेगा या फिर रिलायंस टेक ओवर करेगा। तो फिलहाल यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री ने फ्यूचर ग्रुप्स के कुछ एसेट्स को टेक ओवर कर दिया है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर अमेजॉन ऑब्जेक्शंस उठा रहा है। अपने पब्लिक नोटिस में इसे फ्रॉड भी कह दिया है। यही वो रीजन है कि आज हमें स्टॉक में 2% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये तो लेटेस्ट न्यूज हो जाती है, जो कि ऑफ कोर्स यहां पर कई सारी न्यूज आ रही है। रिलायंस रिटेल ने ये जो टेक ओवर किया था, ये हो ही नहीं पा रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उसमें फ्यूचर ग्रुप की हालत तो हमें खराब होती हुई नजर आती है। लेकिन रिलायंस के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो वो तो ऑफ कोर्स हमें स्ट्रांग ही नजर आते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो ऑयल टू केमिकल, जिसे O2C कहा जाता है, 58.4% का कंट्रीब्यूशन यहीं से आता है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल से 28.3% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। डिजिटल सर्विसेज 5.1%, अदर 6.7%, ऑयल एंड गैस 0.3%। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डिजिटल सर्विसेज में बहुत अच्छा मार्जिन है। ये मैंने आपको कैसे बताया, क्योंकि रेवेन्यू सिर्फ 5% है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए ऑलमोस्ट 35% नजर आता है। O2C बिजनेस 39%, अदर्स 15%, ऑर्गेनाइज रिटेल 10%। तो डिजिटल सर्विसेज का प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन आपको बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल नजर आता है, जबकि इतने ज़्यादा मीनिंगफुल आपको रेवेन्यू में वो नज़र नहीं आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 61.5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 38.5%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 7% है, ROC से यहाँ पर भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास नजर आता है, जो कि अपने एवरेजेस से नीचे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेटेड बिजनेस हो जाता है, इसलिए हम इसे कंपेयर भी कहीं पर नहीं कर सकते। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है, तो हर एक बिजनेस के लिए एक स्टैंडर्ड ROE ROC भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको नंबर्स डिसेंट नजर आते हैं। जनरली तो 15% से ज़्यादा का ROE ROC होता है तो वो बेहतर होता है, लेकिन रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, 10.5% का मार्जिन है, जो कि आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। ये पूरे कंपनी का है, सभी कंपनीज को मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी बात है। इसका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन डिजिटल सर्विसेज को ही जाता है, यानी कि जियो को। यहाँ पर आपको मार्जिन बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। O2C बिजनेस में मार्जिन इतना अच्छा नहीं है, वहां पर वॉल्यूम में ज़्यादा काम हो रहा है। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, 0.36 है, ये भी आपको कम होता हुआ नजर आया, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। इतनी बड़ी कंपनी है, उसके बावजूद 2018 में 4 लाख करोड़ से 2020 में 6 लाख करोड़ तक हमें रेवेन्यू जाता हुआ नजर आया। 50% का जंप, परसेंटेज वाइज कोई बड़ी बात नहीं है, 50% तो बहुत सी कंपनीज करती हैं, लेकिन 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू यहां पर बढ़ चुका है, ये बड़ी बात है। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन कोविड की वजह से रेवेन्यू में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, 1 लाख करोड़ रेवेन्यू कम हो गया था। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, ये तो आपको बढ़ता हुआ नजर आया। रीजन क्या है, मार्जिन्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, 50.61% प्रमोटर्स के पास है, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4.8%, अदर DII 8.8%। म्यूचुअल फंड और अदर DII को मिलाकर अगर हम बात करें, 12% से ज़्यादा का नजर आता है, 13% के आसपास है। FIS के पास ऑलमोस्ट 25% है, रिटेल कैटेगरी में है 11% का स्टेक। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें स्ट्रॉन्ग नजर आता है। मेजोरिटी आपको स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नजर आती है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 33 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 60% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 3000 के ऊपर का टारगेट है, 28% का अपसाइड है। मीडियन है 17% का अपसाइड। लोअर साइड पे 22% की गिरावट बताई जा रही है, 1900 से भी नीचे आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1800 का लेवल बताया जा रहा है। तो ये लेवल्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ये सब हम चार्ट्स पर देखेंगे।
16 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 2363 का लास्ट डेट प्राइस है, 28 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन यहां पर भी एक्चुअली सस्ता है महंगा है बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस हैं और हर एक बिजनेस को अलग तरीके से वैल्यूएट किया जाता है। जो रिटेल बिजनेस है डिमार्ट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसका पी रेशियो तो बहुत महंगा है, 200-300 के आसपास चलता रहता है। जबकि O2C बिजनेस के बारे में बात करें तो ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस नहीं है, उसे तो बहुत सस्ता पी रेशियो मिलेगा, 10 या 20 के आसपास मिलेगा। तो इसीलिए वैल्यूएशन यहां पर निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक हमें 2700 के लेवल से 2200 तक आता हुआ नजर आया। यहाँ पर हमें एक बाउंस नजर आता है। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर दिसंबर पूरा निकल गया, जनवरी निकल गया, फेब निकल गया, मार्च भी आधा निकल चुका है। इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कई बार ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, नीचे आ जाता। यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिले लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो एट लास्ट स्टॉक आपको कॉन्सोलिडेट करता हुआ ही नजर आता है और फिलहाल अपने सारे मूविंग एवरेज बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो चुका है। डेली RSI 49.59 है, मोमेंटम आपको नज़र नहीं आता। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर जनरली इसका 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट देखने को मिलता है। जब भी स्टॉक यहाँ पर आता है सपोर्ट लेता है, आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है और फिलहाल भी इसी लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, ये लेवल तोड़ दिया था लेकिन इंट्रा वीक यहाँ पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग आपको ऊपर ही होती हुई नजर आई। वीकली RSI 49.29 का लेवल है। ओवरऑल यहां पर आपको RSI डाउन ट्रेंड में नजर आता है जो कि वीकनेस को दर्शाता है। फिलहाल स्टॉक के चार्ट पर हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। सबसे पहला जो बेस लेवल है, जो सपोर्ट लेवल है 2250 के आसपास का जोन है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। पास्ट में कई बार ये इंपॉर्टेंट लेवल की तरह नजर आया है। इंपॉर्टेंस तो हमें पता ही है क्योंकि एक साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम में हमें ये सपोर्ट, ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह नजर आया। टाइमली बेसिस पे एक टाइम पे ये रेजिस्टेंस भी बन चुका था। फिलहाल ये जो ट्रेंड लाइन आपको नजर आती है, बियरिश ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगी, रेजिस्टेंस की लाइन यहाँ पर नजर आती है, तो एक ट्रायंगल में ये फंसता हुआ नजर आता है और अब यहाँ पर ब्लास्ट की तैयारी आपको नजर आ सकती है। जल्दी ही एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे 2-3 कैंडल मतलब जल्दी हो गया, लेकिन 2-3 कैंडल मतलब 2-3 हफ्ते हो जाते हैं। तो इस हिसाब से ऑफकोर्स अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे तो थोड़े और कैंडल बनेंगे, मतलब टाइम लगने वाला है, लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। 2-4 कैंडल के बाद हमें क्लियर डायरेक्शन मिल सकता है, स्टॉक ऊपर जा सकता है या फिर ऑफकोर्स गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मैं कौन से साइड पे हूँ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं मार्केट को फॉलो करना चाहता हूँ। यहाँ पर जिस साइड भी रिलायंस जाएगा हम उसके साइड चले जाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा बेस बनता है, ब्रेकआउट हो जाता है तो हम खरीदारी की तरफ रहेंगे, हम बुलिश हो जाएंगे। अगर यहाँ पर गिरावट होती है और ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर बियरिश हो जाएंगे। सेम हमने HDFC बैंक का एनालिसिस किया था। HDFC बैंक में भी सेम ये ट्रायंगल में स्टॉक फंस चुका था, उसके बाद वो ब्रेकडाउन हुआ तो हमारा जो पहला टारगेट था 1300 का लेवल वो अचीव हो गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आपको वीडियो देख सकते हैं। तो रिलायंस में भी आपको सिमिलर केस ही नजर आता है। रिलायंस भी अभी आपको उसी एक चैनल में फंसता हुआ नजर आता है, यहाँ पर एक ट्रायंगल में फंस चुका है। तो यहाँ पर जिस भी साइड रिलायंस ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो समझ लीजिए निफ्टी आपको एक्सट्रीमली बुलिश होता हुआ नजर आ सकता है, सेंटिमेंट सब सुधर जाएगा। लेकिन बाय चांस रिलायंस यहाँ पर सपोर्ट छोड़ देता है और ये नीचे आता हुआ शुरू कर देता है तो निफ्टी में भी आपको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और सेंटिमेंट ओवर द मार्केट आपको खराब होता हुआ नजर आ सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमें यहाँ पर कौन से लेवल पे फोकस करना है, ऊपर के साइड पे अगर ये 2450 का लेवल तोड़ देता है तो यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लोअर साइड पे अगर ये 2250 का लेवल तोड़ देता है तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पर कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, लेवल्स पर यहाँ पर अलर्ट लगा के रखना चाहिए। जिस भी साइड ये जाता है वहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, मेरे हिसाब से कई बार हमने डिस्कस किया है कि 2250 का लेवल अच्छा लेवल है। इनफैक्ट हमने 2300 भी एक अच्छा लेवल की तरह ही आपको बताया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो क्लियरली ये प्राइस भी कोई ख़राब प्राइस हमें नज़र नहीं आता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, कंपनी के फंडामेंटल्स हमें स्ट्रांग नजर आते हैं, स्पेशली जब से ये कर्जा कम हो गया है। जो स्टेक सेल आपको कोविड लॉकडाउन के टाइम देखने को मिला था उसके बाद तो ऑफकोर्स ये एक बहुत ही पॉजिटिव होता है कि कंपनी पर कर्जा कम हो जाता है।
टेक्निकल्स भी आपको ओवरऑल अच्छे नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा वीक टेक्निकल्स नहीं है। फिलहाल ये स्टॉक अपने चैनल में फंसा हुआ है, ज़्यादातर तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, उस हिसाब से अच्छे टेक्निकल्स नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, एक्सपांशन बहुत अच्छा नजर आता है। O2C बिजनेस से कितना ज़्यादा शिफ्ट हो चुके हैं, डिजिटल सर्विसेज में गए हैं, रिटेल में आपको ये बढ़ते हुए नजर आते हैं और अब तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में भी एंटर हो चुके हैं। DIS का स्टेक यहाँ पर बढ़ रहा है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बुलिश नजर आते हैं, ये कुछ पॉजिटिव है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, FII का स्टेक नीचे जा रहा है। दूसरा है कि भाई फ्रॉड का एक्विजिशन यहाँ पर लग चुका है, अमेजॉन ने कहा है कि रिलायंस और फ्यूचर रिटेल ने जो किया है ये फ्रॉड है, तो अभी इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके कारण सेंटिमेंट कई बार हमें खराब होता हुआ नजर आता है, तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए अभी तो वीक है, अभी अवॉइड करना है, लेकिन जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं उसके ऊपर जाता है तो हम बुलिश हो सकते हैं, और अगर बाय चांस वो नीचे के लेवल्स टूटते हैं तो हम यहाँ पर बियरिश ट्रेड भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।